कि जो नॉर्मल जब आती है ना वेंट्रिकल में इम्पल्स, तो वो इम्पल्स क्या करती है, आप देखो वेंट्रिकल के अंदर आई इम्पल्स, जैसे जिस भी पेस मेकर से आई वेंट्रिकल में, चाहे वो परकंजी से आई, चाहे वो एबी नोड से आई, चाहे एस नोड से आई, ठीक है, या फिर मतलब ठीक है, जब नॉर्मल पाथवे के दौरान क्या होता है, इम्पल्स आती है, सारे को देखो डीपोलराइज करा रही है, सारे वेंट्रिकल को डीपोलराइज जब एक दफा करा लेती है ना सारे को, फिर ये होता है कि सारे का सारा वेंट्रिकल अब किस स्टेट में है, डीपोलराइजेशन स्टेट में है। अभी तक वो अपने प्रीवियस रिफ्रैक्टिव पीरियड के अंदर है, अभी तक वो, ठीक है ना, अभी तक वो किस में है, रिफ्रैक्टिव पीरियड के अंदर है, ठीक है। तो इम्पल्स इम्पल्स के पास अब कोई रास्ता नहीं होता, इम्पल्स डाई आउट कर जाती है। ये होता है नॉर्मल कि इम्पल्स जो है वो डाई आउट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब इसका नाम क्या है, ये जो आपका वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कराता है, या फिर जो इसने आउट नहीं होना, इम्पल्स ने बार ये एक्साइड कराते रहना है। कुछ पॉइंट है बिल्कुल आसान, सारी बातें, डाई आउट नहीं होना, दोबारा दोबारा सर्कस मूवमेंट लगाई रखनी है इसने, दोबारा 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 दोबारा, ठीक है। अच्छा, फिर जनाबे वाला उसने दोबारा दोबारा रीएक्साइट कराते रहना है, ठीक है। तो इसको हम कहने हैं सर्कस मूवमेंट। सर्कस मूवमेंट का मतलब ये है कि दोबारा दोबारा कराना है, तो ये मतलब नहीं है कि गोल गोल घूमना है। ये तो वेंट्रिकल का मसल का एक पीस लिया है कि ऐसे होता है सर्कस मूवमेंट के, बार बार वो रीएक्साइट करा रहा है। अब जब ऑब्वियसली जब वो दोबारा से आएगा उधर, देखो देखो सपोज यहां से शुरू हुआ, यहां से चला, जब वो वापस आएगा बाकी सारे को करके, तो जरूरी ये है कि अब वो रिफ्रैक्टिव पीरियड से बाहर आ गया हो। ऑब्वियसली पहले डाई आउट क्यों करता था बताओ, अभी तक वो सारा रिफ्रैक्टिव पीरियड में चल रहा है, तो वो कैसे उसको रीएक्साइट कर सकता है, ठीक है। तो अब ये होता है कि इस सर्कस मूवमेंट के लिए जरूरी है कि आपका जो मसल है ना, ठीक है, वो रिफ्रैक्टिव पीरियड से बाहर आ जाए, तो फिर जनाबे वाला वो उसको रीएक्साइट कर लेगा। मसलन ये कि आपका टॉपिक फोकाई जो है ना, सपोज यहाँ से शुरू हो रहा है ना, ठीक है, हमने यहाँ से उसको काउंट कर रहे हैं कि यहाँ से आपकी डीपोलराइजेशन शुरू हो रही है, तो फिर हम एक तरह से एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे एक टॉपिक फोकाई आपका बना है, वो जो हम कह रहे हैं जिसको फोकाई, जिस भी वजह से अब बात करने लगे उसकी, जिसमें वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होती है, एक एबनॉर्मल फोकाई बनता है वेंट्रिकल के अपने मसल के अंदर, ठीक है, और वो बनता है और वहां से सिग्नल जनरेट होते हैं, वहां पे कोई सी भी इरिटेशन की वजह से, हो सकता है आपने कुछ तरह के ड्रग्स ली कि वहां पे इरिटेशन हुई, हो सकता है वो, हो सकता है वहां पे आपने इलेक्ट्रिक शॉक लिया या किसी भी वजह से, ठीक है, कोई टॉक्सिसिटी हुई, तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे इम्पल्स जनरेट हुई, ठीक है। और ठीक है, और क्या होता है कि जैसे ही वो बाकी सारे मसल के अंदर जब वो हो आती है, चक्कर लगा आती है, ठीक है, तो जैसे ही वो वापस आती है, तो वो जनाबे वाला वो जो पोर्शन होता है जहां से प्रोड्यूस हुई, वो रिफ्रैक्टिव पीरियड से बाहर आ गया हुआ है, आ गया हुआ है रिफ्रैक्टिव पीरियड से बाहर, तो ऑब्वियसली क्या वो उसको रीएक्साइट नहीं करेगी, करेगी, अगेन रीएक्साइट कर देगी, अगेन रीएक्साइट कर देगी। अब ये देखो इनमें क्या हुआ था, सारे का सारा रिफ्रैक्टिव पीरियड के अंदर ही है, तो वो डाई आउट कर गई। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने बता दिया कि सर्कस मूवमेंट होनी है, इसने दोबारा दोबारा रीएक्साइट करना है, ठीक है। और उसका नाम क्या क्या है कि इसने, जब इसने वापस आना है, तो अब देखिए वाइड का मतलब है कि ये रिफ्रैक्टिव पीरियड से बाहर आ गया हुआ है, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव पीरियड से बाहर आ गया हुआ है। ये वाला पोर्शन जो है ये अभी तक ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव के अंदर है, ठीक है। ये किस में है, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव में है, क्योंकि ये तो अभी अभी भी हुआ है, अभी तो इसने किया है। ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव में है और ये बिल्कुल रिफ्रैक्टिव से बाहर आ गया हुआ है व्हाइट वाला, रिफ्रैक्टिव में नहीं है। अब ये बस कहता है अब इंतजार में बैठा कहीं से इंपल्स आए, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये अगेन सर्कस मूवमेंट होगी, ठीक है, ये इसको करेगा जितनी देर पे इसको करेगा, अगला रिलेटिव रिफ्रैक्टिव से निकल गया होगा, उससे अगला उससे निकल गया होगा, तो ये अगेन 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 सर्कल आपका चलता जाएगा, चलता जाएगा। अच्छा, अब हम इसकी थोड़ी वजूहात पढ़ते हैं कि ये क्या, क्यों रिफ्रैक्टिव से बाहर आया, उसकी वजह भी तो पता नहीं। तो उसकी वजह हो सकती है कि आपका पाथवे
बहुत बड़ा हो गया हो, मतलब पाथवे अराउंड द पाथवे, बस पहले देखो ये छोटा बनाया, ये बड़ा बनाया, क्यों? क्योंकि पाथवे अगर लार्जर हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि नहीं है पाथवे, लेकिन ये है कि आपका जो वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन है वो इतनी स्लो है, उतनी देर में जब वो वापस आता है, ठीक है, चक्कर चक्कर लगा के जब वो आराम आराम से वापस आता है, तब तक तो उसने रिफ्रैक्टर से बाहर आ ही गया उन्हें। एक टाइम है भाई रिफ्रैक्टरी का भी, क्या मतलब उसने लगाई है कि तेरे आने तक मैंने नहीं आना, वो खुद ही इतनी स्लो जा रही है, इसकी कंडक्शन वेलोसिटी इतनी स्लो है, तो क्या वो रिफ्रैक्टर से बाहर ना आए? तो वो रिफ्रैक्टर से अब तक बाहर आ गया था, तो यानी कि वेलोसिटी कम थी। एक तो ये है कि अगर आपने पाथवे बहुत लंबा ले लिया सिंपल, उससे ये होगा कि उसके वापस आने तक वो क्या हो गया, बाहर आ गया। नंबर दो, ये पाथवे ठीक है वो, ओहो अब क्या हो रहा है? क्या किया जाएगा? अच्छा मुझे पहले आप लोग बताएं कि आप लोग को आवाज आ रही है या नहीं आ रही, पहले आप मुझे बताएं आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, क्यों हो रहा है आवाज? पहले तो कभी नहीं हुआ। रोल नंबर 44 आपको बड़े मसले की बात है, इतना प्यारा लेक्चर देना था। अच्छा अभी आप लोगों को सही आवाज आ रही है? अब भी नहीं आ रही? आप ऊपर देखें तो सही, मेरे फुल सिग्नल चल रहे हैं, देखें तो सही। अब बाकी बच्चे भी तो अगर बताएगा तो उससे तो नहीं ना मुझे क्लैरिटी आएगी। साहब जब सारे बताएंगे, ठीक है ना, कि आवाज अब आ रही है कि नहीं आ रही। फुल 100% ये देखें सही, सिग्नल पूरे आ रहे हैं। ये बताएं बाकियों को अब आवाज आ रही है? आप पिछला छोड़ दें, अभी का मुझे बताएं, अभी आवाज अब अगर कोई मसला हुआ तो फिर वैसे ही हम लोग, नहीं नहीं लेक्चर देना है, जो जो जैसे मर्जी हो। जी अभी तक मैंने आप लोग को ये बताया है कि वैसे इम्पल्स डाई आउट कर जाती है, ठीक है, लेकिन ये है कि अगर आपका पाथवे ही बहुत बड़ा हो, मतलब पाथवे सपोज पहले इसने यहाँ से यहाँ तक आना था, ठीक है, और तब तक जब उसने वापस आना था तब तक उसने आगे से वो जो पार्ट था जहां से वो जो आपकी इम्पल्स जनरेट हुई, वो पार्ट क्या हुआ अभी तक रिफ्रैक्टिव पीरियड के अंदर ही है, ठीक है, तो क्या होगा बताएं? तब क्या होगा, इम्पल्स डाई आउट कर देगी। लेकिन अगर आपका पाथवे ही बहुत बड़ा हुआ तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जब वो इम्पल्स वापस आएगी, ठीक है, तब तक वो रिफ्रैक्टिव पीरियड से बाहर आ गया। मैंने आपको पहले ये बात क्लियर कर दी कि सर्कस मूवमेंट होनी ही तब है जब वो रिफ्रैक्टिव पीरियड से बाहर आ गया हो, क्योंकि वो पहले डाई आउट की इसी वजह से थी कि वो रिफ्रैक्टिव पीरियड के अंदर ही था। इतना सा सिर्फ ये टॉपिक है बस। मेरी नजर में पूरा टॉपिक की सिर्फ एक ही लाइन है कि यार रिफ्रैक्टिव पीरियड से बाहर आ गया था, इस वजह से सर्कस मूवमेंट हो गई, री एक्साइटेटरी सिग्नल चलता गया, सर्कस मूवमेंट चलती गई, वो बार बार उसको एक्साइट कर रहा है, बार बार वो घूम के आता है, सारे को एक्साइट करता है, बार बार एक्साइट करता जा रहा है पहले, ठीक है। ये टॉपिक है आपका। आपका वो जो पाथवे है ना वही अगर बड़ा हो जाए, फिर नंबर दो, अगर ये जिसने जाना है अगर वही, ये वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन ही अगर बहुत स्लो हो, जो वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन है अगर यही बहुत स्लो होगा तो क्या होगा,
कि जितना स्लो स्लो जाएगा उतनी देर में वो क्या हो जाएगा, वो रिफ्रैक्टिव पीरियड से बाहर आ जाएगा। नंबर 3 वजह क्या हो सकती है? नंबर 3 वजह ये हो सकती है कि अगर आपका रिफ्रैक्टिव पीरियड ही उस मसल का थोड़ा हो जाए, मसल का जो रिफ्रैक्टिव पीरियड है वो ही अगर थोड़ा हो है, तो उससे क्या होगा कि वो पाथवे भी ठीक है, वो जा भी अपनी सही स्पीड पर रहा है, लेकिन उसका रिफ्रैक्टिव पीरियड ही थोड़ा है, जिससे ये होता है कि वो बाहर, ठीक है ना, जब तक वो वापस आया वो रिफ्रैक्टिव पीरियड से बाहर निकल आया था, उसने दोबारा उसको दोबारा भी एक्साइट कर दिया, सिंपल। तो बड़ी आसान सी 3 वजूहात हैं। अब हम तीनों वजूहात की वजह पढ़ते हैं। पाथवे कब बड़ा हो सकता है? जब हार्ट डायलेटेड हो। हार्ट डायलेटेड होगा तो, ठीक है ना, ज्यादा उसको, ठीक है ना, हार्ट डायलेटेड होगा तो, ठीक है ना, पाथवे बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर नंबर 2 ये है कि आपका वेलोसिटी कब कम होती है? जब जो हमने कहा कि अगर वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन ही बहुत स्लो हो, कि वो उसकी कंडक्शन की वेलोसिटी अगर स्लो हो, ठीक है, वो काम कब होगा? वो होगा अगर परकंजी अगर आपके ब्लॉक है, ठीक है ना, या फिर आपका इस्कीमिया चल रहा है, या फिर हाइपर कैल्सीमिया। आपको पता है ना, हाइपर हाइपर ये जो है हाइपर कैलीमिया, ठीक है, इसमें क्या होता है? इसके अंदर आपकी कंडक्शन स्लो हो जाती है। अगर किसी को नहीं पता तो चैप्टर 9 की बात है, ठीक है। तो बस अभी फिलहाल इतना समझें कि इस्कीमिया कोई मतलब आपका ये जो है ना कंडक्शन ही स्लो हो गई, ठीक है, आपकी कोई ब्लॉकेज है, ठीक है ना। हमने पढ़ा था ना कि ब्लॉकेज के अंदर क्या होता है, कि ब्लॉकेज के अंदर वो जो है ना वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन जो है वो स्लो हो जाती है, ठीक है। और तीसरी वजह हमने क्या पढ़ी कि अगर रिफ्रैक्टिव पीरियड ही कम हो जाए, मसल का अपना रिफ्रैक्टिव पीरियड कम हो जाए, कि जब इम्पल्स घूम के आती है तो वो उस टाइम तक रिफ्रैक्टिव पीरियड से बाहर आ गया होता है, उसकी क्या वजह है, ठीक है ना। उसकी वजह वो कहता है कि वेरियस ड्रग्स, ड्रग्स जो है ना उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। बात समझ आ गई? अच्छा, अब ये क्या अभी तक का हर पॉइंट हर बच्चे को क्लियर हो गया, ठीक है, कि क्या मामला है, कि नॉर्मल क्या होता है कि जब वो इम्पल्स जो है ना वो जब वापस आती है तब तक मसल जो होता है वो रिफ्रैक्टिव पीरियड में ही होता है, ठीक है, जिसकी वजह से इम्पल्स क्या हो जाती है, डाई आउट कर जाती है। लेकिन इधर क्या हो रहा है, इधर या तो पाथवे बड़ा है डायलेटेड हार्ट के अंदर, या फिर वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन ही स्लो है, कि कोई ब्लॉकेज वगैरह है, कोई पार। अब सपोज इस्कीमिया का मतलब ये, सपोज यहाँ पे अब ब्लॉकेज है, ठीक है, यहाँ पे ब्लॉकेज है, अब ठीक है, अब क्या होगा, वो आ रहा होगा, ठीक है ना, इस्कीमिया यहाँ पे, ठीक है, वो अब इस्कीमिया की वजह से क्या होगा, ठीक है ना, मसल का यानी कि ये पार्ट जो इसमें इस्कीमिया चल रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन यहाँ पे स्लो नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से बाकी ये अगर प्रकंजी ही आपके जो है ना वो समझ लो ब्लॉक है, तो वो उस तरह से इम्पल्स की ट्रांसमिशन तेजी से कर नहीं पाएंगे, ठीक है, ठीक है ना। तो इस तरह से मतलब कोई भी वजह हो सकती है, वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन में मसला हो सकता है, मतलब कुछ भी हो वजह हो सकती है, ठीक है। फिर ये कि रिफ्रैक्टिव पीरियड कैसे कम हो सकता है, कि इसका रिफ्रैक्टिव पीरियड ही अगर कम हो, वो किस वजह से हो सकता है, कोई ड्रग्स वगैरह की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से सर्कस मूवमेंट शुरू हो जानी है उसने। अब यहां से पढ़ें जरा कि नॉर्मली क्या होता है कि वो रिफ्रैक्टिव पीरियड में ही होता है, ठीक है ना, इसलिए इम्पल्स डाई आउट हो जाती है, और इस तरह से फिर उसे होना पड़ता है कि साइनस नोड से न्यू एक्शन पोटेंशियल आए, तो फिर अब वो एक्साइट करे, ठीक है, कि नॉर्मली तो इस तरह से वो डाई आउट कर जाती है, ठीक है। यहाँ पे अगेन फिर उसने यही बात फिर अगेन कर दी कि इफ आर स्टिल इन रिफ्रैक्टिव पीरियड, अगर वो उसके वापस आने तक स्टिल अभी तक मसल जो है वो रिफ्रैक्टिव पीरियड में है, तो इम्पल्स डाई आउट कर जाती है, ठीक है ना, क्योंकि क्योंकि रिफ्रैक्टिव पीरियड रिफ्रैक्टिव मसल कैन नॉट ट्रांसमिट अ सेकंड इम्पल्स, ठीक है ना, अगर अभी तक वो रिफ्रैक्टिव पीरियड में है, तो डाई आउट कर जाएगी, ठीक है। लेकिन अब सर्कस मूवमेंट के अंदर देखते हैं कि सर्कस मूवमेंट में नॉर्मल इवेंट्स नहीं होते, तब क्या होता है कि री एंट्री हो जाती है। और सर्कस मूवमेंट यानी कि री एंट्री का मतलब ये है कि वो रिफ्रैक्टिव पीरियड से बाहर आ गया था और उसकी दोबारा एंट्री शुरू होगी, दोबारा री एक्साइटेशन शुरू हो गई। तो इस री एंट्री को, ठीक है ना, सर्कस मूवमेंट की आप समझ आई, ठीक है ना, कि री एंट्री हो रही है इम्पल्स की, ठीक है। पहले क्या हुआ था, डाई आउट कर गई थी, उसकी री एंट्री नहीं हुई, अब क्या हो रहा है, री एंट्री हो रही है, ठीक है। अब आप लोगों को ना टॉपिक समझ मतलब एक हद तक आ गया है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी वजूहत क्या हो सकती हैं, कि वो जो आपने पढ़ा कि जो एक टॉपिक्स जो बने हैं इरिटेंट फाई, उसकी वजह है
या तो इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक, या फिर स्कीमिंग ऑफ द हार्ट, और फिर स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग सिस्टम। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपका वेंट्रिकल के मसल के अंदर ही हो सकता है कंडक्टिंग सिस्टम के अंदर भी वो टॉपिक का ही बन सकता है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि परकंजी जो है अगर उनकी ब्लॉकेज हो जाए, ठीक है, तो मतलब ये है कि बस, लेकिन जो भी होगा वो होगा वेंट्रिकल के अपने अंदर ही, क्योंकि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, ठीक है, जो भी होगा होगा वेंट्रिकल के अपने अंदर ही, ठीक है। तो ये वजह है इलेक्ट्रिकल शॉक या फिर इस्कीमिया। अब ये थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं कि ये सबसे ज्यादा जो है ना आपकी मोस्ट सीरियस जो कार्डिक एरिथमिया है वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है कि आपका कार्डिक इम्पल्स जो है ना वो अनकंट्रोल हो जाती है, बर्सर का मतलब है अनकंट्रोल हो जाती है इम्पल्स, ठीक है। वो पहले एक पोर्शन को स्टिमुलेट करती है, फिर दूसरे पोर्शन को स्टिमुलेट करती है, ठीक है, मतलब एक पोर्शन को पहले स्टिमुलेट करती है, ठीक है, फिर जनाब थोड़ी देर बाद दूसरे पोर्शन को स्टिमुलेट करती है, फिर तीसरे पोर्शन को स्टिमुलेट करती है, उधर से वो रिफ्रैक्टिव पीरियड से बाहर आ गया उसको स्टिमुलेट करती है, उधर से उसको स्टिमुलेट करती है। वो जो मैंने आप लोगों को बताया कि जो सर्कल उसने बनाया है ना, ठीक है, वो उसने जस्ट एक बात समझाने के लिए एक तरीके से उसने बात समझाई है, ठीक है। लेकिन हकीकत में क्या होता है कि आपका वेंट्रिकल है ना, वेंट्रिकल, ठीक है, वो इम्पल्स आ गई। अब होता ये है कि इकट्ठी पहले आमतौर पे इम्पल्स आती है और सारा इकट्ठा ही डीपोलराइज करता है, और इकट्ठा ही सारे का सारा, आपको पता है हमने पढ़ा हुआ है कि सिंक्रोनस परकंजी जो है वो बहुत तेजी से इम्पल्स लेके जाते हैं, और परकंजी जो है इससे क्या होता है कि सारा इकट्ठा ही डीपोलराइज, इकट्ठा ही कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसकी पंपिंग इफेक्टिवनेस बहुत अच्छी होती है। अब ये बात उस किसको समझ आएगी जिसने चैप्टर 10 की वीडियो सुनी हुई है कि परकंजी जब सिग्नल लेके आते हैं तो बहुत रैपिडली पूरे वेंट्रिकल में इकट्ठे ही फैला देते हैं, 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो भागते हैं, पूरे वेंट्रिकल को इकट्ठी डीपोलराइजेशन करते हैं, पूरा वेंट्रिकल इकट्ठा ही कॉन्ट्रैक्ट करता है, पंपिंग इफेक्टिवनेस बहुत अच्छी होती है, सारा ब्लड सारी बॉडी में पंप हो जाता है। ये होता है नॉर्मल, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि वही इम्पल्स जिसने पहली दफा कॉन्ट्रैक्शन कराई है, जब वो दूसरी दफा कराने लगती है, आगे से देखती है कि मसल तो यार सारा रिफ्रैक्टिव पीरियड में वो डाई आउट कर जाती है, सिंपल बात है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये कह रहा है यार कि जब वो आया है, उसने एक दफा जब सारे को किया है उसने डीपोलराइज, अब वो उसकी कोशिश होती है कि यार मुझे कोई अगर मिल जाए ना एरिया जहाँ पे रिफ्रैक्टिव पीरियड ना हो, तो मैं यार उसको पकड़ के ना उसको क्या कर दूं, उसको दोबारा से रीएक्साइट कर दूं। तो अब अगर तो जो एरिया जो है वो क्या होगा, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव पीरियड से बाहर होगा, वो क्या करेगा, सबसे पहले पकड़ के उसको डीपोलराइज करेगा, ठीक है, उसको डीपोलराइज करेगा, फिर जनाबे वाला उधर से वो डीपोलराइज होगा, उसको डीपोलराइज कर देगा, उधर से उसको डीपोलराइज, उधर से उसको डीपोलराइज कर देगा, उसको उधर से, मतलब जो जो उसे मिलता जाएगा ना डीपोलराइज जो रिफ्रैक्टिव पीरियड से बाहर आ गया होगा, उसको वो क्या करता जाएगा, उसको वो रीएक्साइड करता जाएगा। क्यों? वजह कोई भी हो सकती है, लॉन्ग पाथवे हो सकता है मसल जो है उनके रिफ्रैक्टिव पीरियड ही बड़े थोड़े हो गए हैं, हो सकता है वो वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन उसकी इतनी स्लो होती है कि जितनी देर में उसने सारे को किया उतनी देर तक आधा हमें मसल जो है ना वो उधर से बाहर आ गया है रिफ्रैक्टिव पीरियड से। अब उसने अगेन शुरू करा देना है। अच्छा, उसने इसको करा दिया, अब वो पता चला कि अब वो परले वाला मसल जो है वो भी रिफ्रैक्टिव पीरियड से बाहर आ गया। उसने उसने अब इस दौरान ये तो सारा रिफ्रैक्टिव पीरियड के अंदर है, उसने इसको इसको कराना शुरू कर दिया, उसे पता चला ओ लो अब ये इधर से बाहर, उसने इसको कराना शुरू कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि एक टाइम के अंदर सारे का आपका जो मसल है ना, अब आप बात को यहाँ से पढ़ो, तो क्या करता है, स्टिमुलेटिंग वन पोर्शन देन अनदर, फिर उसे पता चलता है देन इवेंचुअली फीडिंग बैक ऑन टू इटसेल्फ, रीएक्साइट द सेम वेंट्रिकुलर मसल एवर एंड एवर अगेन, नेवर स्टॉपिंग। वो अगेन अगेन एक को करता है, फिर उधर से अगले को करता है, उधर से अगले को करता है, यानी कि आपका वेंट्रिकल जो है ना वो एक टाइम पर डीपोलराइज नहीं हो रहा, कुछ पोर्शन जो होता है वो एक टाइम पर डीपोलराइज हो होता है, कुछ उस टाइम पर रीपोलराइज कर रहा होता है। अब ये लाइन यहाँ से पढ़ो, when this phenomenon occur many portion of the ventricular muscle will be contracting, कुछ तो डीपोलराइज करके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, while equally many कुछ अदर पोर्शन जो वो रिलैक्स कर रहे हैं, उनमें वो क्या चल रहा है, डीपोलराइजेशन चल रही है, वो रिफ्रैक्टिव पीरियड से बाहर आ गए, ठीक है। तो देयर इज नेवर अ कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑल द वेंट्रिकुलर मसल एट वंस, एक टाइम के वो जो कोऑर्डिनेशन मूवमेंट थी ना जो हमने इतनी दफा पढ़ा कि वो सिंक्रोनसली वो सारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसे पंपिंग इफेक्टिवनेस बहुत अच्छी आती है। तो अब अगली बातें आप लोगों को ये आसान है कि जब वो कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहा तो उसकी पंपिंग इफेक्टिवनेस क्या होगी, तो ब्रेन को क्या ऑक्सीजन मिलेगी, बॉडी तो फेंट हो जाएगी। तो अब अगली बातें तो आप लोगों को पता है, बंदा तो मर जाएगा अगर 2 3 4 मिनट भी अगर उसको ऑक्सीजन या ब्लड सही ना मिला,
और मेरे भाई जब वो सही तरह से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर रहा तो क्या वो सही तरह से ब्लड पहुंचा लेगा? नहीं ब्लड सही तरह से पहुंचाएगा, ठीक है ना। वो सही तरह से रिलैक्स ही नहीं कर रहा, इवन के सही तरह से रिलैक्स नहीं करेगा। अगर वो सही तरह से इवन रिलैक्स भी ना करे, ठीक है, तो फिर भी मसला है, उसके अंदर ब्लड आएगा कैसे? और यहाँ पे तो ना वो सही तरह से रिलैक्स कर रहा है, ना वो सही तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो बात समझ आई? क्या होता है कि पंपिंग साइकिल तो तब अच्छा होता है अगर कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट हो। तो कहता है डिस्पाइट के स्टिमुलेटरी सिग्नल तो बहुत है। देखो स्टिमुलेटरी सिग्नल तो जान छोड़ ही नहीं रहा। वो कहता है डिस्पाइट के बड़ा आपका स्टिमुलेटरी सिग्नल बहुत मैसिव है, वो वेंट्रिकल के अंदर हर टाइम उस चल रहा है, बल्कि वो तो बरसर्क हो गया, वो तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, उसने तो अपनी सर्कस मूवमेंट चलाई हुई है। लेकिन वो कहता है कि वेंट्रिकल जो है ना वो, ठीक है ना, वेंट्रिकल चैम्बर नाइदर इनलार्ज नॉर कॉन्ट्रैक्ट, ना तो वो इनलार्ज का मतलब ये है रिलैक्स करना, ठीक है, रिलैक्स करना और उनके अंदर ताकि ब्लड फ्लड आए, उनके अंदर फिलिंग हो, और ना वो सही तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बल्कि जो है ना एक इनडिटर्मिनेट स्टेज ऑफ पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन में है कि थोड़ा सा हार्ट कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट, थोड़ा सा नहीं कर रहा, थोड़ा सा कर रहा है, थोड़ा सा नहीं कर रहा। तो हार्ट के पैचेस बन जाते हैं, पैचेस, थोड़ा थोड़ा सा कांटेक्ट कर रहा है, थोड़ा सा नहीं कर रहा, थोड़ा सा कर रहा है, थोड़ा सा नहीं कर रहा, थोड़ा सा कर रहा है, थोड़ा सा नहीं कर रहा। तो ये एक पूरा एक तरह से ये है फिब्रिलेशन, ठीक है, बात समझ आई? पंपिंग आइदर नो ब्लड और नेग्लिजिबल अमाउंट, थोड़ा बहुत कर रहा है बस, सही तरह से ब्लड पंप ही नहीं कर रहा। देयरफॉर अनकॉन्शियसनेस हो जाएगी, लैक ऑफ ब्लड टू द ब्रेन, बंदा क्या हो जाएगा, फेंट हो जाएगा, और फिर डेथ, टिश्यूज की डेथ होनी शुरू हो जाएगी जब उनको सही तरह से ब्लड और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। अब क्या हर बंदे को सर्कस मूवमेंट, री एंट्री, री एक्साइटेशन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, उसकी काजेज, ये बातें थोड़ी समझ आई? मुझे उम्मीद है समझ आ गई होगी, ठीक है। अब आ जाओ जरा पीछे, अब जरा यहाँ पर आओ, जो हम प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस पढ़ रहे थे, प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शन अब क्या होती है, अब आराम से अब बातें सुनते जाना है, जैसे ही आप लोग ये सारा लेक्चर सुनोगे ना तो आपको वो भी फिर सही समझ आ जाएगा, ठीक है। और अब जरा सुनते जाओ, क्या प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन क्या है। देखो प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस की काजेज ये हैं, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हमने पढ़नी है प्रीमेच्योर, फिर हमने पढ़नी है ये एवी नोड की वजह से, एवी बंडल की वजह से प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है, फिर हमने पढ़ना है कि वेंट्रिकल की वजह से प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन वाला टॉपिक अब हम शुरू करने लगे हैं, ठीक है, ठीक है जी। चलो सुनो जी। अच्छा पहले तो हमने ये देखा कि प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन द हार्ट बिफोर द टाइम, ऑब्वियसली प्रीमेच्योर क्या ही रहे हैं कि नॉर्मल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, नॉर्मल से पहले ही हो रही है, मतलब ये कि एम दरमियान में कोई लुच चाहिए। अब वो किस वजह से आई, कैसे आई, वो बातें हम देखते हैं। बहरहाल इतना पता चलेगा कि नॉर्मल नहीं है ये, ठीक है। फिर जनाब देखें कि प्रीमेच्योर एक्टोपिक फोकाई, मैंने कहा इन द हार्ट, ठीक है ना, जिससे क्या होता है, जिससे एबनॉर्मल इंपल्सेस आती हैं। अब एक्टोपिक फोकाई वाली बात भी पता चल गई, ठीक है, क्या जिससे नॉर्मल इंपल्सेस आएंगे। एस से नोड मतलब ये काम नहीं कर रहा, ये कहीं और सी कोई ना कोई चक्कर खुला है जिसकी वजह से ये काम हो रहा है। अब उसकी वजूहात उसने कुछ लिखी हैं, मैंने आपको बताया कल इस्कीमिया, ठीक है, तो उसका नाम क्या है, कोई टॉक्सिक इरिटेशन हो रही है, ठीक है, कोई आपने ड्रग्स ले लिए, कोई आपने मैकेनिकल, आपने कैथीटर डाला है, कैथीटर की वजह से मैकेनिकल इरिटेशन हो गई है, ठीक है, हो सकता है वहां पर कोई कैल्सिफाइड प्लेक्स बन गए हैं, ठीक है। तो मतलब ये ऐसा ये इन वजूहात की वजह से क्या हो सकता है, टॉपिक फोकाई बनता है। ये वजूहात क्या है टॉपिक फोकाई बनने की, पीछे भी तो बताया है ना अभी तक, थोड़ी देर पहले भी बता के आ रहा हूँ, ठीक है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के अंदर भी तो यही हो रहा था, ठीक है। अब ये बात पता चल गई टॉपिक फोकाई क्यों बना, ये पता चल गया। अब इसका मतलब पहले तो ये क्लियर करो कि ये जो प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन हुई है इसकी वजह क्या है, बस पहले ये क्लियर करो कि नॉर्मल नहीं है। पहले तो ये क्लियर करो कि ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, फिर ये क्लियर करो कि नॉर्मल एसए नोड की वजह से नहीं है, फिर ये क्लियर करो कि अगर एसए नोड की वजह से नहीं है तो फिर ये किसी ना किसी टॉपिक फोकाई की वजह से है, फिर वो किसी ना किसी और मसले की वजह से पैदा हुआ है, ठीक है। बात समझ आ गई? चलो अब एट्रियल का मतलब ये है कि एट्रिया के अंदर ये पैदा हुआ है टॉपिक फोकाई, ठीक है। अब हमने देखना है कि अगर एट्रिया के अंदर ये पैदा हुआ है तो ईसीजी के अंदर क्या चेंज लेके आएगा, ठीक है, और ये क्या इसकी वजह से क्या क्या कुछ हो सकता है, ठीक है। चलो जी अब देखते हैं हम लोग। तो इसके अंदर अब मामला ये हुआ है, ठीक है ना, कि मैं काम करता हूँ, कोई डायग्राम बना के ना आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो, बल्कि एक मिनट से यहाँ से शुरू कर लेते हैं।
ये देखें जी, ठीक है, ये आपका क्या पड़ा हुआ है ऊपर, एस से नोड, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर चेंज क्या क्या आया है, ठीक है। इसके अंदर वो कहता है कि पी आर इंटरवल जो है वो शॉर्ट हो गया, इंडिकेटिंग दैट एक्टोपिक ओरिजिन ऑफ द बीट इन द एट्रिया इज नियर द एवी नोड, ठीक है। चलो जी, एवी नोड हम ये बना लेते हैं, ये बना लेते हैं हमने एवी नोड, ठीक है। सबसे पहले उसने ये बात की है कि आपका पी आर इंटरवल शॉर्ट हो गया। ये देखो, ये प्रीमेच्योर बीट है जो एट्रिया की वजह से हुई है। ये जो पी आर इंटरवल नहीं होता था, यहाँ पे देखो, ये एक पी वेव है और आर इंटरवल, पी आर इंटरवल जो हमने 0.16 कहा था, वो कहता है कि इधर वो शॉर्ट हो गया है। वो शॉर्ट हो गया, इसका मतलब है ये इंडिकेट करता है कि ये वो जो आपका टॉपिक रीजन बना है ना, वो एवी नोड के करीब है। बात समझ आई? एवी नोड के पास है। अब बात हर बच्चे को समझ आ गई, ठीक है, खुद ही समझ आ गई होगी कि ऑब्वियसली अब यहां से जो इंपल्स आनी थी उससे पहले यहाँ पे आनी थी। पी आर इंटरवल होता क्या है, देखो, पी आर इंटरवल ये होता है कि एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट करने और फिर उसके बाद वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने के दरमियान का टाइम। जब यहां से इंपल्स पहले यहाँ पे आएगी, ठीक है, फिर उसका नाम का यहाँ पे जाएगी, तो यहाँ पे एक आने का टाइम है ना। पी आर इंटरवल रिड्यूस हुआ, इसका मतलब है जो टॉपिक फोकाई है इन दोनों के डिस्टेंस से ज्यादा, तो वो इसके करीब है, जिसकी वजह से जल्दी यहाँ पे चला जाता है,